Hello viewers, this is English teacher, and today in this video I am going to explain you people B reading of 5th unit. This is 5th unit or 4th unit? Yeah, 4th unit, sorry. Films and theatre. Rendezvous with Ray. This already I have given you this recording. This video you have got, and today I am going to explain you people the second, that is the B reading of this 4th unit, right? And in this, what is that second B reading you see? It is the name of a Telugu movie, Maya Bazar. That is Telugu word. Maya Bazar is in fact a Telugu word, and it is the name of a movie. In this lesson, the story of this movie, in short, the review we can say, बिल्कुल मुख्तसर तरीक़े से इस पिक्चर के बारे में बताया गया है. क्या स्पेशलिटी थी इस पिक्चर की? ये पिक्चर का नाम क्या है? मूवी का नाम माया बाज़ार. अब ये माया बाज़ार का मीनिंग क्या है? जनरली जो लोग इधर अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो लोगों के लिए तेलुगु मुश्किल है, तेलुगु नहीं आती है, तो इसमें तकरीबन आप लोगों को ज़्यादातर वर्ड्स ये तेलुगु के भी मिलेंगे. और ये तेलुगु पिक्चर का नाम है, ये मूवी का नाम है ये माया बाज़ार. इसका शॉर्ट में जो है एक रिव्यू दिया गया है लेसन में. ठीक है, क्या स्पेशलिटी है पिक्चर की, आज तक भी इसको क्यों याद किया जाता है, ये सब थोड़ा मुख्तसर तरीक़े से इसमें बताया गया है. माया का मतलब होता है एक धोखा. धोखा मतलब कि हम जो देखते हैं वो हकीकत में वो नहीं रहता, कुछ और होता है. जैसे कि अब ये दुनिया को ही ले लो आप. माया बाज़ार क्या है? ये दुनिया क्या है? एक धोखे की जगह है. ये हकीकत नहीं है जिसमें हम जीते जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगां बन रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं. क्या ये हमेशा की रहने वाली है? नहीं है. फिर भी हम इसके पीछे कितना पड़े हुए हैं कि हम ये करें तो सुकून होता, हम वो कर ले तो सुकून होता, इस तरह सुकून से रह सकते. ये सारी सोचें हम रखते, लेकिन हमारे साथ ये कब तक आने वाली है? ये एक धोखे की ज़िंदगी है, जल्दी ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है. आप कितने, हाँ, कभी हम तामीरात जब कराते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग जब बनाते हैं तो 100 साल ठहर जाते हैं वो बिल्डिंग. ठीक है, लेकिन हम उसमें ज़िंदा कितने दिन रह सकते हैं ये नहीं सोचते हम. ठीक है, तो ये दुनिया क्या है? एक धोखे का बाज़ार है. माया बाज़ार का मतलब कि जो हकीकत नहीं है, जस्ट एक इमेजिनेशन है वो. ठीक है, इमेजिनेशन नहीं बोल सकते, बल्कि इसको माया मतलब कि एक धोखा. जैसे कि आपको जादूगर जो करके बताता है. ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि कोई इंसान जो है या कोई हिरन के रूप में आ जाती है, वैसे रूप में आ जाते हैं. ये क्या है? एक धोखा है. हकीकत में वो नहीं रहता जो हमको नज़र आता है, उसको बोलते हैं माया. तेलुगु वर्ड है ये माया. बाज़ार, बाज़ार क्या है? ये बाज़ार का मतलब तो आप लोगों को मालूम है, मार्केट. तो यहाँ पर मतलब इसका धोखे का मार्केट का मीनिंग बिल्कुल वो नहीं होता कि वो मार्केट जहाँ पर धोखा दिया जाता है, ऐसा नहीं है. बल्कि ये दुनिया ख़ुद एक बाज़ार है जो जहाँ पर जो सिर्फ़ एक ख़याल है, जो हकीकत नहीं है. इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं माया बाज़ार से. और माया बाज़ार तेलुगु वर्ड है, ये आप लोग जहन में रखिए. देखिए, पढ़ते हैं. K.V. Reddy's Maya Bazar has been voted as the greatest Indian film in an online poll conducted by a television news channel. तो ये जो पिक्चर थी किसकी बनाई हुई थी? K.V. रेड्डी की बनाई हुई पिक्चर थी ये माया बाज़ार. इसको सबसे ग्रेट, आप लोगों को मालूम है कुछ साल पहले जो है, कुछ साल मतलब कि तकरीबन शायद 10-12 साल पहले, जैसे 7 वंडर्स है दुनिया के, 7 अजूबे जो बोलते हैं, उसके लिए भी वोट किया गया था कि सबसे बेहतरीन अजूबा कौन सा है. तो हमारे इंडिया का जो ताजमहल है वो फर्स्ट प्लेस आया था. मतलब कि पूरी दुनिया वाले वोट देते हैं कि सबसे बेहतरीन कौन सा है. उसी तरह यहाँ पर भी जो है सो एक टीवी चैनल जो था, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल जो है सो वो भी जो है सो ऑनलाइन पोल्स लिए थे. ऑनलाइन पोल मतलब कि ऐसी ऑनलाइन डाल देते हैं कि
कौन से पिक्चर को बेहतरीन माना जाता है आज तक के लिए, तो उसमें जो है ये माया बाज़ार पिक्चर को ही सबसे बेहतरीन बताया गया था। हैज़ बीन वोटेड, वोटेड मतलब कि वोट से सबसे ज़्यादा, एज द ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म, यानी कि इंडिया के पिक्चरों में से फिल्म जो बने थे तेलुगु के, उसमें से सबसे बेहतरीन फिल्म का इसको वो वोट्स सबसे ज़्यादा मिले थे। द पोल वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फिल्म टिल डेट on the occasion of 100 years of Indian cinema, and people choose Maya Bazaar over other Indian classics. तो ये इलेक्शंस क्यों हुए थे, ये पोल क्यों हुए थे, ये क्यों वोट्स मांगे थे, कि मालूम करने के लिए कि आज तक जितने भी मूवीज़ बने हैं, आज तक जितनी भी फिल्म बने हैं इंडिया के, उसमें सबसे बेहतरीन कौन सा है वो मालूम करने के लिए ये वो इलेक्शंस रखे थे, वोटिंग रखे थे। तो हर कोई अपनी अपनी राय दे कि कौन सी सबसे बेहतरीन फ़िल्म है आज तक, क्योंकि जब इंडिया की सिनेमास के 100 साल पूरे हुए थे, ये ओकेशन में जैसे कि सेंचुरी मना रहे थे, उसके इसमें जो है सो जब पोल्स रखे तो माया बाज़ार को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे कि ये क्लासिक मतलब कि पुरानी पिक्चरों में से सबसे बेहतरीन पिक्चर माया बाज़ार को मिला था। The film is considered one of the enduring classics of Indian cinema and was christened as a landmark achievement in Indian film's cinematography, art direction and VFX with the available technology during that time. तो ये पिक्चर को सबसे बेहतरीन माना गया था। इंडिया के क्लासिक्स मतलब कि पुराने जो पिक्चर हुआ करते थे उसमें सबसे बेहतरीन माना गया था। एंड वॉज क्रिश्चन एज लैंडमार्क, क्रिश्चन मतलब के रिस्पेक्ट देना उसको, और क्या है वो एज द लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब क्या है, एक शिनाख्त के लिए उसको एक पहचान मिली कि इंडिया के पिक्चर जो थे उसमें से उसको सबसे बेहतरीन पिक्चर का एक निशानदेही की गई थी। और ये VFX क्या है, विजुअल इफेक्ट्स, शॉर्टन टू विजुअल इफेक्ट्स, इसी को विजुअल इफेक्ट्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट, एंड देन इसी को जो है VFX बोलते हैं। और उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके जो बेहतरीन सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई सबसे अच्छी पिक्चर का प्लेस इसको मिला। द फॉलोइंग इज़ ए रिव्यू ऑन द फिल्म व्हेन इट सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली इन 2007। तो ये जो बाकी का लेसन है नीचे का, ये जो है उसका एक रिव्यू मतलब कि एक छोटा सा उसका खुलासा है वो पिक्चर का, जो 2007 में जब ये पिक्चर पे रिव्यू बनाया गया था। कब? 2007 में इसका गोल्डन जुबली, मतलब कि ये 2007 में इस पिक्चर को बना के 50 साल हो चुके थे, तो गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था इसका, तो जब ये पिक्चर का रिव्यू बना था। माया बाज़ार फॉर एवर, माया बाज़ार वही मूवी का नाम है, और फॉर एवर बोलते हो हमेशा के लिए। 50 years ago, 50 साल पहले, डायरेक्टर KV रेड्डी और फॉर दैट मैटर प्रोड्यूसर्स नागी रेड्डी एंड चक्रपाणी वुड नॉट हैव इमेजिन्ड व्हाट दे वेर अनलीशिंग व्हेन दे डिसाइडेड टू मेक माया बाज़ार ए बाइलिंगुअल इन तेलुगु एंड तमिल। तो जब कभी भी हम कोई काम करने जाते हैं हमको ये पता नहीं होता कि इसका कितना इम्पोर्टेंस रहेगा, इसको कितना काम करेंगे, इसको लोग क्या कैसे लेंगे, ये सब नहीं सोचते। जब बस काम करना शुरू करते हैं तो काम करने की सोचते हैं उतना ही, लेकिन इसका आखिरी में जो जाके इसका रिज़ल्ट कितने सालों तक इसका असर रहेगा लोगों पे, ये सोचे नहीं थे ये बनाने वाले भी। KV रेड्डी और चक्रपाणी जो थे, नागी रेड्डी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे इसके KV रेड्डी, प्रोड्यूसर्स थे नागी रेड्डी और चक्रपाणी। ये तीनों नहीं सोचे थे, ख्याल भी नहीं कर रहे थे इसका कि ये जाके इतना मतलब कि हमेशा एक क़ायम रह जाने वाली कोई मूवी बनेंगे। आप देखिए इतने सारे पिक्चर्स हैं, लेकिन हिंदी में भी जब हम आते हैं तो कोई भी मुग़ल आज़म बोले तो जल्दी से दिमाग में आ जाता है, हाँ ये अकबर की और सलीम की कहानी थी, मुग़ल सल्तनत की कहानी थी। मुग़ल आज़म बहुत ही फेमस पिक्चर है, तकरीबन जो पिक्चर नहीं देखते उन लोगों को भी मुग़ल आज़म की क्या स्टोरी है वो मालूम रहती है। When they decided to make Maya Bazaar
अब जब ये लोग ये सोचे कि हम माया बाज़ार नाम का एक मूवी बनाएंगे, ये लोग भी नहीं सोचे थे कि ये इतनी चलेंगी, इसको इतना फेम मिलेगा, इतनी शोहरत मिलेंगी, इतना लोगों में पॉपुलर होंगी और ये इतने सालों तक भी ये याद रखी जाएंगी। ये सब उन लोगों के ख्याल में नहीं था कि ऐसा होगा पिक्चर के बारे में जब ये बना रहे थे। और ये बाईलिंगुअल, बाई मतलब के दो, बाईलिंगुअल मतलब के, लिंगुअल मतलब के लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस में बनाई गई, वो तेलुगु और तमिल में। द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँगी कि जो भी हार्ड वर्ड्स है ना अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि अब ये लेसन एक्सप्लेनेशन में ही बहुत लंबा वक्त निकल जाता। मैं आप लोगों को नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसके जो भी हार्ड वर्ड्स है ना, इन सारे हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स दूंगी आप लोगों को। अंडरलाइन करते जाइए। जो भी फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए एंजॉयिंग क्रिस्चेंड, और सेकेंड पैराग्राफ में अनलीशिंग, बाइलिंगुअल, ये जो भी हार्ड वर्ड्स हैं आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। और अगर मैं बोलने के अलावा और भी कुछ आपके हार्ड वर्ड्स अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजिए, उसके भी मीनिंग्स मैं दूंगी। द फिनिश्ड प्रोडक्ट हिट द स्क्रीन इन 1957। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कि जब ये पूरी बन चुकी थी मूवी, ये हिट द स्क्रीन मतलब कि स्क्रीन्स पे दिखाई गई कब, 1957 में। टू बिकम ए लैंडमार्क मूवी इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, और ये एक पहचान बन गई, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ये एक पहचान बन गई। इट बिकेम ए हिट नॉट ओनली फॉर द स्टर्लिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टार ensemble that it had right from S.V. Rangarao, Savitri, NTR, ANR and Gummadi, but also because K.V. Reddy was in full control over every frame of it. तो ये पिक्चर जो देखे, जब हम पिक्चर देखते हैं हमारे को क्या समझ में आता, अपन सिर्फ वो जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ उन्हीं को बोलते कि अरे वाह उसको अच्छा काम था, उन्हें अच्छा डायलॉग बोला, उसका वो डायलॉग अच्छा था। सिर्फ हम ये समझते हैं जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में ही सोचते हैं और ये उसका बोला हुआ डायलॉग है। लेकिन उसके पीछे जो काम करते हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं, जो उसको डायरेक्ट करते हैं, जो तरीक़ा बताते हैं, ये सबका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसकी किसी भी पिक्चर की कामयाबी में। नॉट ओनली फॉर द स्टर्लिंग मतलब कि ओवर मतलब कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी एक्टर्स की उन लोगों की, इतने बल्कि एस.वी. रंगाराव, सावित्री, ये लोग इसमें के एक्टर्स हैं। एस.वी. रंगाराव, सावित्री, NTR, ANR जो है ये लोग इसमें क्या, और गुम्मड़ी, ये लोग जो है इसमें एक्ट किए सवाल है। बट ऑल्सो बिकॉज K.V. रेड्डी जो डायरेक्टर है इसके was in full control over every frame of it। तो हर एक जो सीन लिया जा रहा था उसमें ये डायरेक्टर जो थे K.V. रेड्डी, उन्होंने पूरे कंट्रोल से मतलब कि पूरी तरीके से यानी कि एकदम परफेक्ट बनना, उसमें बहुत ही कीन थे इसमें, मतलब कि बहुत ही देखभाल के, बहुत ही सोच समझ के पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे थे। There is little else one could expect when all-time greats like मार्कस बैटली, सिनेमाटोग्राफी, मार्कस बैटली कौन थे, उनकी सिनेमाटोग्राफी थी। घंटसाला म्यूज़िक था इनका। ML वसंत कुमारी, लीला, सुशीला एंड माधव पेद्दी इनका प्लेबैक, ये प्लेबैक मतलब कि सिंगर्स जो थे जो गाना गाए थे ये लोगों के नाम है ये। गोखले का आर्ट था। पशुमार्ती कोरियोग्राफी आप लोगों को मालूम है, जो डांस डायरेक्शन देते हैं उनको कोरियोग्राफर बोलते हैं। एंड पीताम्बरम का क्या था, इसमें मेकअप था। गॉट टुगेदर टू व्यू मैजिक अराउंड एन एपिसोड फ्रॉम महाभारता, शशि रेखा परिणयम। तो इन लोगों की सबकी जो हर कोई जो है सो अपने अपने तरीक़े से अपना अपना पूरा अच्छे तरीक़े से परफेक्टली रोल अदा करे इस पिक्चर को। इसमें क्या है, महाभारत बोल के हिंदुओं का एक एपिक है, मतलब कि आप लोग समझते रामायण उन लोगों की मज़हबी जो किताब है, उसी तरह महाभारत भी एक है। तो उसमें से महाभारत में से एक हिस्सा लिए, पूरा महाभारत नहीं, उसमें से एक हिस्सा लिए जिसका टॉपिक जो है शशि रेखा परिणयम मतलब कि मैरिज, शादी, ठीक है। शशि रेखा बोलते लड़की का नाम है ये। However, the greatness of Maya Bazaar, about which much is said and written, is not just because of these facets alone.
बहरहाल जो भी माया बाज़ार के बारे में बताते हैं, इसके खूबियाँ बताते हैं, वो सिर्फ इन्हीं जो नाम अपन पढ़े हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं है, और भी बहुत सारे लोग थे जो इसमें कंट्रीब्यूट करे थे। इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू तेलुगु कल्चर। ये एक खिराज तहसीन है तेलुगु कल्चर के लिए। मतलब कि तेलुगु कल्चर जो है तेलुगु में, मतलब कि तेलुगु घरानों में जैसा तौर तरीक़ा होता है, जो बातचीत होती है, जो मतलब कि जो तहज़ीब है उन लोगों की, वो पूरी सब की अक्कासी होती है इस पिक्चर में। तेलुगु कल्चर, लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ द लैंड। तो जो तेलुगु वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले, मतलब कि तेलुगु बोलने वाले कौन होते हैं, ये रीजनल लैंग्वेज है, समझ लीजिए। ये आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की तेलुगु लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये लोग जो तेलुगु यूज़ करते हैं, उन लोगों का क्या तौर तरीक़ा है, उन लोगों का कैसा माहौल होता है, ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में बताया गया। The film was watched repeatedly soon after its release because people identified every character of the film with someone they knew in their immediate vicinity, and the audience still do the same now. जैसे ही पिक्चर रिलीज़ हुई थी, ये रिपीटेडली मतलब कि बार बार देखते गए लोग। एक बार देख के ऐसा नहीं हो गया कि चलो एक बार देख लिए पिक्चर हो गया, नहीं, उसको फिर से देखते गए, बार बार दोहरा के देखते गए। क्या वजह थी देखने की? क्योंकि वो जो पिक्चर देखने बैठे थे उसमें ऐसा था कि हर कैरेक्टर है ना, जो अपने आसपास में पड़ोस में, अरे ये जो है ना, हाँ हमारे पड़ोस में ऐसे है, देखो उन्होंने ऐसे बोलते, उन्होंने ऐसे करते। तो हर एक को ऐसा था वहाँ पर तेलुगु कल्चर वालों में कि जो भी वो पिक्चर देखे थे उन लोगों को ये दिखा कि हमारे पास ऐसे है, हमारे ख़ानदान में ऐसे है, हमारे फूफू ऐसे है, हमारे खाला ऐसे है, उन्होंने ऐसी बोलते, उन्होंने वैसी करते। ये तकरीबन जो कल्चर था तेलुगु वालों का, हिंदू वालों का, वो सारे कल्चर को इसमें दर्शाया गया था। और इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, बार बार उस पिक्चर को देखने जाते थे। उस वक्त नहीं बल्कि आज भी, मतलब कि 2007 तक भी ये लोग ये पिक्चर बार बार देखते रहे। ये एक मतलब कि वो पिक्चर का, जैसे कि हिंदी पिक्चरों में है मुग़ल आज़म है, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी देखना पसंद करते वो पिक्चर को। हालांकि बहुत पुरानी है, फिर भी आज भी देखना पसंद करते, बार बार देखते, क्योंकि उसमें एक हिस्ट्री दिखती है मुग़ल उन लोगों की। उसी तरह तेलुगु पिक्चरों में जो है सो ये पिक्चर को बार बार आज भी, हालांकि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी देखते हैं लोग। द डायलॉग्स रिटन बाई पिंगली नागेंद्र राव एज वेल द लिरिक्स, मतलब कि गाने और डायलॉग्स जो थे इसमें पिंगली नागेंद्र राव के लिखे हुए थे। वेयर द सेम दैट द पीपल वेर हियरिंग और यूजिंग इन देयर कन्वर्जेशंस एवरी डे, इफ़ नॉट दोज बिकेम ए पार्ट ऑफ तेलुगु लाइफ देयर आफ्टर। तो उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए थे पिक्चर में, जो डायलॉग्स बोले जा रहे थे, वो डायलॉग्स क्या थे, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग इस्तेमाल करते थे ना, वही डायलॉग्स थे। और बाज़ अगर नहीं इस्तेमाल करने वाले भी थे जो ये पिक्चर में शामिल करे, तो लोग क्या करें उसको, उसके बाद से, पिक्चर देखने के बाद से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए वो डायलॉग्स को। शशिरेखास ने घटोत्कचास मनदि सोदरा प्रेमा became immortalized as much as Suryakantam's Anta Alamayla Me Kada, which has become a way of life in greeting people. तो ये जो डायलॉग्स की बात कर रहे थे अपन, ये डायलॉग से जो ख़ास करके उसके बाद में, पिक्चर रिलीज़ होने के बाद में, पिक्चर को देखने के बाद में लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये डायलॉग्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि शशिरेखास ने घटोत्कचास मनदि सोदरा प्रेमा, मनदि मतलब अपना, मनदि अपना, सोदरा मतलब के ब्रदर, प्रेमा मतलब के लव, और बिकेम इमोर्टलाइज्ड बोलते पर ये जो था, ये गाना था, ये डायलॉग था उसका, वो हमेशा एक जारी और सारी ही रह गया था। इमोर्टलाइज मतलब कि वो डायलॉग था या गाना था, उसको इतना ज़िंदा करके रख दिए थे कि हर एक के ज़बान पे यही डायलॉग हुआ करता था। और दूसरा सूर्यकांतास अंत अलमैला में कदा, बोलते ऑल इज़ वेल, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑल इज़ वेल। तो ये ग्रीटिंग मतलब कि किसी को भी देखे तो जैसे कि अपन सलाम करते हैं, किसी भी तरीक़े से विश करते हैं ना, तो ये डायलॉग जो है सो वो एक उन लोगों का वो बन गया था जो पिक्चर में से लिया गया था। अंता अलमे लमे
बोलते हो सब ठीक है ना, ऑल इज़ वेल, इस तरीके का मीनिंग आता है इसका। जैसे कि खैरियत पूछते हैं, वो इसका तेलुगु का मीनिंग ये है, विच बिकेम ए वे ऑफ लाइफ इन ग्रीटिंग पीपल। जो लोगों को जो है सो खैरियत पूछने का एक तरीक़ा बन गया था ये डायलॉग, जो इस पिक्चर में इस्तेमाल किया गया था और लोग इसको पिक्चर से लिए थे। एज़ फॉर सॉन्ग्स, अब गानों की बात आई। आहा ना पेल्ली अंटा स्टिल रिवाइब्रेट्स इन मैरिजेस एंड विवाह भोजनम्बु इज़ एट अनदर मस्ट। अब ये थे डायलॉग्स ऊपर के जो अपन पढ़े थे। अब ये जो तो है ना, क्या है, आहा ना पेल्लंटा, आहा ना पेल्ली अंटा मीन्स आहा तो आप लोगों को मालूम है जो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, उसका कोई मीनिंग रहता, खुशी में जो बोलते आहा बोल के, वो है ना पेल्ली अंटा, मेरी शादी कते, ना मतलब मेरी, पेल्ली मतलब के मैरिज, अंटा बोल तो कते बोलते ना, उनकी वो है कते, इनकी शादी है कते, उनका रस्म है कते, वो ऐसा आहा ना पेंडले अंटा बोलते वो मेरी शादी है कते। तो ये एक गाना उसमें सॉन्ग था, ये पिक्चर में ये एक सॉन्ग था। और एक दूसरा सॉन्ग क्या था, विवाह भोजनम्बु। विवाह भोजनम्बु मतलब कि भोजनम बोल तो खाना, और विवाह बोलते शादी में, जो शादी में स्पेशल जो पकाया जाता था, वो गाना भी एक था, वो जो आज भी जहाँ पर शादियाँ होते हैं हिंदुओं में, तेलुगु वालों में, तो ये दो गाने आज भी रीवाइब्रेट्स, मतलब कि कंपलसरीली ये दो गाने भी आज भी इतने पुराने होने के बावजूद भी ये दो गाने बहुत चलते हैं शादियों में। एक क्या है, आहा ना पेल्ली अंटा बोल के एक गाना, और दूसरा विवाह मतलब कि शादी, पेल्ली बोलते भी शादी। तो ये दो गाने जो है आज भी जहाँ पर भी शादी होती है तकरीबन लोगों के पास, ख़ास करके गाँव में, ये दो गानों को बहुत ही बजाया जाता है। एन एंटायर रिपोर्टायर was added to the Telugu dictionary by the film। एक पूरी तरीके से रिपोर्टायर, देखिए आप लोग मीनिंग बुक्स में दिया गया है आपके, रिपोर्टायर का मीनिंग क्या है आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। तो was added, रिपोर्टायर मतलब कि ऑल दैट ए परफॉर्मर कैन डू, मतलब कि एक एक्टिंग करने वाला या कुछ भी, हर एक अपने अपनी फील्ड में जो भी करते थे ना, वो पूरी हद तक का ये लोग अपना उसमें जान भरने के लिए, पिक्चर में जान भरने के लिए, यानी कि पिक्चर को इतना अच्छा बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश उसमें लगा दिए। टेक फॉर एग्जाम्पल तलपम यूज्ड फॉर डोनेटिंग ए कॉट और ए बेड। ठीक है, मतलब कि ये लोग जो लैंग्वेज यूज़ करे उसमें हर एक को, एक कॉमन लोगों को भी समझ में आ सके ऐसे। तो जो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे वो उससे पहले, जैसे कि अब क्या बोलते, खाना, खाना वाना खा लिए, खाना तो खाना है, वाना क्या है, ठीक है। तो ऐसी बातें जो यूज़ किए गए थे यहाँ पर, उससे पहले लोगों में इस्तेमाल में नहीं थे, लेकिन ये पिक्चर में जब बोले गए वो, उसके बाद लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये वर्ड्स को इस्तेमाल करने लगे। देखिए यहाँ पर क्या है, तेलुगु डिक्शनरी से निकाल के ये लोग जो इतना ख़ास वर्ड्स चुनते हुए उसके साथ जो लगाते हुए इस्तेमाल करते गए। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे क्या है, तलपम यूज्ड फॉर बेड, और मतलब कि पलंग के लिए या कॉट के लिए, बेड जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। वेर तेलुगुस यूजिंग गिल्पम एज एन एंटोनिम ऑफ इट टिल द मूवीज एडवेंट। तलपम बोलता मालूम था कि पलंग होता है, बेड होता है, लेकिन गिल्पम का वर्ड्स क्या तेलुगु वाले इस्तेमाल करते थे ये पिक्चर से पहले? नहीं। तो ये पिक्चर में ही ये तलपम के साथ में गिल्पम भी लगाया गया। तो उसके बाद से लोग भी जो है सो अपने रोज़ की ज़िंदगी में ये वर्ड को तलपम गिल्पम ऐसे यूज़ करना शुरू करें। और एक है, नॉट डिड एनीवन टेल सो emphatically until ఘటోత్కచ that ఎవరు పుట్టించకుంటే మాటలు ఎలా పుడతాయి। तो ये घटोत्कचा भी यहाँ पर एक जुमला बताया है यहाँ पे, एवरू पुट्टिंचकुंटे माटल एला पुड़ताई। मतलब क्या है, एवरू बोलते हो कोई भी या कौन भी हो सकता है इसका मतलब, या कोई भी हो सकता है। पुट्टिंचकुंटे मतलब कि पैदा नहीं करे सो, माटल एला पुड़ताई, बातें कैसा पैदा होती, मतलब कि बात कोई बोले तो ही निकलती है ना बात,
किसी के बोलने से ही एक कोई बात आती है। तो ये भी वर्ड जो था ना, जब तक तेलुगु वालों में इस्तेमाल में नहीं था, ये पिक्चर के बाद में ही ये भी एक जुमला था जो लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लगे। मतलब कि आप कोई किसी पे कोई बात बोल दिए समझो तो क्या है, हाँ कोई भी नहीं बोले से बात कैसा पैदा होती, कोई नहीं पैदा करे सो। ये जो बात आती है ना, ऐसा बोले, कोई भी ऐसा बोले कहते वैसा बोले, या उनको ऐसा बोले, तो ये बात में क्या था, नहीं वो कहाँ से आई, वो कहाँ से, मतलब कोई ना कोई तो बोले होंगे ना, कोई नहीं पैदा करे से बात कहाँ से आती। ये वर्ड का मीनिंग वो है, एवरू पुट्टिंచుకుంటే మాటలు ఎలా పుడతాయి। एंड हेंस इफ फ्रेंड्स आर टू बी कॉल्ड असमदीयुलु, और यहाँ पर फ्रेंड्स को मतलब कि दोस्तों को असमदीयुलु बोल रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट मतलब कि दुश्मन को तसमदीयुलु भी बोल रहे हैं। ये पिक्चर से मिले सो वर्ड सही है। देन एनिमीज कुड बी टर्म्ड तसमदीयुलु। अब यहाँ पर असमदीयुलु फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट यानी कि दुश्मनों को तसमदीयुलु, ये पिक्चर में ही स्टार्ट हुए सो वर्ड सही है। विल एनीवन फॉरगेट एक्सप्रेशन వేయండిరా వీడికో వీరత్తడు। तो ये भी वर्ड जो है सो यही पिक्चर से मिला है, वेयंडीरा। वेयंडीरा मतलब कि हो सकता है ये कुछ डालने की बात कर रहे हैं या मारने की बात कर रहे हैं। वीडी को, इसको भी एक वीड बोल तो इन्हें मतलब कि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, जैसे जो बात करते हैं ना उन्हें, उसको डालो ऐसे, वो इरिस्पेक्टफुल वर्ड होता है ये। वीडी को वीरतड़ू बोलते इन्हें छे वो वीरतड़ू, मतलब कि वीडू अतड़ू को मिला के यहाँ पर तेलुगु में होता है वीरतड़ू, बोलते इन्हें छे वो, इसको वे एंड बोलते मारो की मतलब आती है वहाँ पे। नो एक्सेप्शन टू हाय हाय सोदरा एंड हाय हाय नायका। और ये भी नहीं छोड़ सकते, ये जो वर्ड्स मिले हैं ये पिक्चर से, हाय हाय सोदरा बोलते हाय हाय भाई, हाय हाय नायका मतलब के हीरो। The story itself is woven around the love of Sasirekha Abhimanyu. So here, तो इसमें स्टोरी किसकी है, शशिरेखा और अभिमन्यु की एक लव स्टोरी के बारे में है इसमें थोड़ा। विथ कृष्णा एंड बलरामा हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओवर इट। कृष्णा और बलराम का इनका अपना एक अलग यहाँ पर उन लोगों का एक अलग राय बता रहा है इसमें। द स्टोरी इट सेल्फ इज़ वोवन, वोवन मतलब कि बुनी गई है। पिक्चर क्या में बुनी गई है, मतलब कि पिक्चर में असल में क्या बताया, शशिरेखा और अभिमन्यु के लव के बारे में बताया, और कृष्णा और बलराम दोनों भी जो है ये लोगों के एक अलग अलग ओपिनियंस जो है वो बता रहा। हैविंग डिफरेंस ओपिनियन, देयर वाइफ्स टू टेक साइड्स एज इज़ इनएविटेबल इन एनी फैमिली। और उनके जो वाइफ्स है कृष्णा के और बलराम के, वो लोग भी उन लोगों की साइड लेते हैं, जैसे कि हर फैमिली में होता है कि जो भी हस्बैंड बोलते हैं वो औरतें क्या करते हैं, यस मैन बन जाते हैं, हाँ हाँ करते हैं। टू इंट्रोड्यूस द थीम द डायरेक्टर यूजेस ए मैजिक बॉक्स। तो इसका जो असल थीम बताने के लिए यहाँ पे डायरेक्टर क्या करे, एक जादुई डब्बा बॉक्स को इस्तेमाल करे। उसमें क्या होता है देखिए, एन इक्विवेलेंट ऑफ ए टीवी स्क्रीन। वो डब्बा कितना रहता है, टेलीविज़न स्क्रीन जितना रहता है ना, उतना बड़ा डब्बा यूज़ करें वहाँ पर। विच डिस्प्लेस वॉट एवर इज़ डियर टू द व्यूअर्स हार्ट। अब वो बॉक्स एक मैजिक का है, तो उसमें बताया क्या जा रहा, जो भी अब आप जो भी इसमें देखेंगे, वो स्क्रीन में देखेंगे ना, उनको वो नज़र आता है जिसकी बहुत चाहत होती है उनको। अब फ़र्ज़ करो किसी को पैसे की बहुत चाहत है, वो जाके अगर वो डब्बे में देखेंगे तो पैसा ही पैसा नज़र आएगा उसमें। अगर कोई समझो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं तो उसमें भाई की सूरत नज़र आ जाएंगी। इस तरीके का मैजिक का डब्बा एक इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर डायरेक्टर। उसमें देखेंगे ये क्या है, एक मज़ाहिया उसमें ऐड करने के लिए, कुछ जोक्स, कुछ हंसी मजाक ऐड करने के लिए ये बॉक्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। शशिरेखा नेचुरली सीज अभिमन्यु एंड बलरामा गेट्स टू सी हिज शिष्या दुर्योधना ऑन इट। तो जब शशिरेखा जाके वो डब्बे में देखते हैं तो उसमें उसको अभिमन्यु, क्योंकि वो अभिमन्यु से मोहब्बत करती है इसलिए अभिमन्यु का चेहरा नज़र आता है। और जब बलराम जाके देखते हैं उसमें तो उनका एक शिष्य रहता है जिसका नाम दुर्योधन है, वो दुर्योधन को देखते हैं क्योंकि वो दुर्योधन से बहुत प्यार करते हैं। हिज वाइफ किसके, अब बलराम की वाइफ क्या देखते हैं, हिज वाइफ लैप्स अप द साइट ऑफ,
क्या दिखता उनको? साइट ऑफ एन array ऑफ ज्वेलरी एंड द ऑडियंस laughed heartily because they knew that someone back home was equally attached to the riches. तो जब बलराम की बीवी जाके देखती है उसमें, तो वहाँ पर उसमें बहुत सारे जेवर गहने वगैरह नज़र आते उसमें। तो जैसा ही वो नज़र आता, आप जो देखने वाले हैं पिक्चर, उन लोग बहुत हंस लेते हैं दिल से, मन हार्टली, मतलब कि बहुत हंसते हैं उसके वो सीन पे। मतलब कि उसको मोहब्बत किससे है? जेवरात से है, पैसे से है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर क्या नज़र आता है देखने वालों को कि हाँ हमारे उन्हों भी वैसी है, उनको भी बहुत प्यार है जेवर से, उनको उन्होंने भी देखे तो वही दिखता होगा बोल के। जो घर में पीछे कोई भी छूट गए, अपने ख़ानदान में हो या महल्ले में हो, कोई भी पहचानत में हो, उन लोगों की याद दिलाई या ये चीज़। इक्वली अटैच टू द रिचेस, जो भी होम, बैक होम मतलब कि घर में या ख़ानदान में या रिश्ते में या महल्ले में या गांव में जो भी आपके पहचानत के उनमें हुआ करते थे, उन लोगों को भी जो मोहब्बत रहती थी वो जेवर से उनको भी दिखाए तो यश नज़र आता। ऐसे बातें करके ये लोग बहुत ही हंसते थे और उनको उनसे अटैच करते थे। When Balrama curtly tells his sister Subhadra, आगदलु आघतियालु नाकु पनीकी रावु, ये तेलुगु के वर्ड से देखिए, यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सारे तेलुगु के वर्ड्स के मीनिंग्स दूंगी। तेलुगु के वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स जो भी हैं, उन सारे के मीनिंग्स दूंगी मैं आप लोगों को। तो व्हेन बलराम कर्टली टेल्स, बलराम जब बोल रहे हैं, कर्टली को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। सुभद्रा बहन का नाम है बलराम के। आगड़ालू आघातियालू नाकू पनीकी रावू, तो इसका मीनिंग क्या है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। When he was confronted with the latter's indignation at his decision to separate शशिरेखा एंड अभिमन्यु, मतलब कि जब बलराम ये चाह रहा था विद द लेटर्स, ये लेटर कौन यहाँ पर? सुभद्रा है, क्योंकि पहले वाला बलराम है तो दूसरा लेटर जो है सुभद्रा है। एट हिज डिसीशन टू सेपरेट, और बलराम नहीं चाहता था कि शशिरेखा और अभिमन्यु की शादी हो, तो उस पे जो है उनकी बहन जो थी सुभद्रा, उन्होंने इंडिग्नेशन मतलब कि एंगर, गुस्सा जाहिर करती है कि क्यों नहीं करने देते, क्यों ये करते बोल के उनका जो गुस्सा आता, तो उस पे ये बात बलराम सुभद्रा को बता रहे हैं। Women folk among the viewers sighed, recalling their own tribulations in the hands of such brothers. तो जब ये भी बातें सुने ये लोग के बहन को जो है सो भाई किस तरीके से बोलने, तुम्हारे ये बात मेरे को समझ में नहीं आती या नहीं चलते मेरे पास ये सब बातें, मतलब इसका क्या है? आगड़ालू आघातियालू, मतलब ये सब बहानेबाजी, ये सब बातें ना मेरे सामने नाकू पनी की राव, बोलते मेरे सामने कुछ काम नहीं करने वाले हैं, मेरे पास इनका कोई भी वैल्यू नहीं है तुम्हारे बातों का। जिस तरह बोले, तो अब जो पिक्चर देखने बैठे हुए थे ऑडियंस, उन लोगों को क्या समझ में आ गया? हाँ हमारे भाई भी ऐसे करते थे, हम सब अपनी चलाते थे, हमको भी कुछ भी नहीं बोलने देते थे, हमारी भी कुछ नहीं चलती थी बोल के उस पर अपन हर चीज़ जो भी पिक्चर में थी, ये लोग अपने पे, अपने पड़ोस में या अपने गाँव में या अपने रिलेशन में, हर चीज़ वो पिक्चर की एक चीज़ को ये लोग अपने पे से देखते जा रहे थे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे होता, हमारे भाई भी हमको बोलने नहीं देते। ठीक है। विमेन फॉक मतलब कि जो भी लेडीज़ देख रहे थे पिक्चर, वो लोग बोल रहे थे फ्रेम आफ्टर फ्रेम इम्पैक्ट व्यूअर्स विथ सिमिलैरिटीज़। एक सीन के बाद में दूसरा सीन, जो कुछ भी आ रहा था उस पिक्चर में, वो सारे जो है जो लोग बैठ के देख रहे थे, जो भी ऑडियंस थे पिक्चर देखने वाले, उन सबको ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ ही हो रहा, ये हमारे साथ भी बराबर ऐसी है, या कोई हमारे पड़ोस के साथ है, या कोई हमारे रिलेटिव के साथ है, कुछ ना कुछ वहाँ पर एक रिलेशन सिमिलैरिटी दिखते जा रही थी वो लोगों को। द ग्रेटनेस ऑफ द डायरेक्टर लाइज हियर इन he successfully reduces all characters to ordinary mortals, displaying all the follies of human beings except Ghatotkacha and Krishna. तो यहाँ पर जो डायरेक्टर की जो ग्रेटनेस थी, डायरेक्टर जिस तरीके से सबको बताते जा रहे थे,
एक्सेप्ट घटोत्कचा और कृष्णा दोनों को छोड़ के। कृष्णा है, कृष्णा तो मालूम है हिंदुओं के हिसाब से वो तेलुगु वाले हैं जो उनके लिए वो एक भगवान है कृष्णा। और घटोत्कचा जो है वो एक राक्षस जैसा है वो लोगों के महाभारत में, जो शायद अर्जुन जो है पांडव उसका अर्जुन का बेटा होता है घटोत्कचा। तो ये दोनों को छोड़ के मतलब कि ये एक कॉमन इंसानों में नहीं लेते, दोनों को, एक कृष्णा को तो भगवान में ले लेते और घटोत्कचा को एक राक्षस के तौर पे लेते। बाकी के सारे जो भी थे ना, और कैरेक्टर्स टू ऑर्डिनरी मोर्टल्स डिस्प्लेइंग ऑल द फॉलिस, बाकी के सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने एक अच्छे तरीके से जो है अपने ढंग से, मतलब कि जो भी क्या है जनरली जो हिस्ट्री में जिसके बारे में कुछ हो जाता है तो हम उसको बदल नहीं सकते, उसको अगर बदल दिए तो उसका मतलब कि अपन हिस्ट्री को बदले जैसा होता। लेकिन उसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स हम लगाते हैं पिक्चर बनाने के लिए, जो तैयार करते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई भी बदलाव ला सकते हैं इंसानों को, मतलब कि देखने वालों को एंटरटेन करने के लिए। वही काम यहाँ पर डायरेक्टर भी करे हैं। And then he injects into the Yadava household a Telugu atmosphere full with its simile, imagery, adage, sarcasm and wit. अब इसके बाद में इन्हों क्या कर रहे हैं, एक यादवा के घर में, घर के माहौल में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, इंजेक्ट्स मतलब के अंदर जाके वहाँ पे जो है वो देख, वहाँ पे जो होता है वो बता रहे हैं ना इसमें। यादवास मतलब के वो लोग जो यादवास किसको बोलते, जो क्या बोलते हैं अपन, दूध दही जो गायों को भैंसों को जो पालते हैं और जो उनका गायों भैंसों का दूध बेचते हैं, ये जो अपन गौली बोलते हैं, गौली, और हिंदी में भी इसका वर्ड ग्वाले हैं, वो लोग हैं। उन लोगों के घरों का जनरली क्या है, गांव में जो रहता है ये ज़्यादातर यही लोग रहते हैं, ग्वाल, ये यादव्स रहते हैं, या नहीं तो क्या बोलते फार्मर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जनरली एक यादव के घरों में, यादवास के घर में जो दूध बेचने वाले रहते हैं, पशुपालन करने वाले रहते हैं, जानवरों का पालन जो पालते हैं, ये लोगों के घर का माहौल एक बता रहे हैं यहाँ पर इन्होंने। और हाउस होल्ड ए तेलुगु एटमॉस्फेयर, कम्प्लीटली एक तेलुगु माहौल होता है वहाँ पर, तेलुगु की बातचीत, पूरा हर चीज़ जो भी रहता है वहाँ पर एक तेलुगु ढंग से होता है। अब फुल विथ इट्स सिमिलैरिटीज़, पूरे तेलुगु के घरों में जो सिमिलैरिटीज़ रहते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। इमेजरी, एडेज, ये सब जो है सो सार्कसम एंड विट, हर चीज़ जो है जो उनका तरीक़ा है, जो उनका, और एक ताना देने का तरीका। सार्कसम मतलब कि अपन इंग्लिश में इसको ना और एक क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। ठीक है, आयरनी, जैसे कि मैं आप लोगों को शायद बताई है, नहीं तो एक क्लास लूँगी मैं जिसमें सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन और ये आयरनी रहती है। ठीक है, सार्कसम का मतलब आता है आयरनी, मतलब कि आप बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन बोलते और कुछ है, उसका उल्टा बोलते हैं, उसको बोलते हैं। एंड विट, और जो तरीक़ा है सोचने का उसको बोलते हैं विट। द रिज़ल्ट ए फीस्ट फॉर द आइस एंड सोल। अब ये पूरा करने के बाद में एक पिक्चर से क्या मिला, इसके रिज़ल्ट जो आया है वो एक मतलब कि एक एन्जॉयमेंट था, जो किसको था, आँखों के लिए, और एक रूह के लिए भी एक एन्जॉयमेंट था लोगों को, मतलब कि रूह की हद तक वो लोग इस पिक्चर को एन्जॉय करें देखने वाले। दैट इज़ माया बाज़ार फॉर यू। वो क्या है, आपको ये सब जो ईद हो रही है आपके आँखों की और आपके रूह की ईद जो बोल रहे हैं यहाँ पे, फेस्टिव मतलब कि ईद भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और बड़ी दावत भी बोल सकते हैं। क्या है वो माया बाज़ार जब बन के तैयार होगी। माइंड यू दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ पांडवास एंड कौरवास विद द यादवास पिचिंग इन। ये क्या है पिक्चर, असल एक कहानी है, क्योंकि महाभारत में भी कौरवास और पांडवास के बारे में है, तो ये भी कहानी कौरवास और पांडवास। अब कौरवा और पांडवा कौन हैं, तो देखिए तेलुगु के हिस्ट्री में गए अगर हम, तो तेलुगु वालों के, तो उनके हिसाब से पांडव और कौरवास जो है ये चचेरे और तायरे भाइयाँ थे। पांडवास बोल तो पांचों थे, जो पांडु राजा थे, पांडु राजा के बेटे थे ये पांचों। ठीक है, और कौरवास जो थे ये थे धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। तो ये धृतराष्ट्र के बच्चे थे ये कौरवास, जो पूरे 100 बच्चे थे, 100 भाइयाँ थे, ये 100 थे और वो 5 थे।
और क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, पांडु छोटे भाई थे, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, तो राजा किसको, पांडु को बना दिए थे, छोटे भाई को राजा बना दिए थे। तो छोटे भाई के बाद में क्या करे, ये पांडवास जो थे ना, अब हमारे बाप जब राजा थे तो उनके बाद में हमको मिलना, ये बोल के पांडवास का था। लेकिन कौरवास जो थे, धृतराष्ट्र के बेटे जो थे, कि हम बाप अंधा रहने की वजह से पांडु को राजा को, चाचा को दिए थे, हम तो बड़े भाई के बेटे हैं, लिहाजा इस हुकूमत जो सल्तनत है ये हमको मिला। इसमें आके बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसको महाभारत युद्ध बोलते। और वो महाभारत जो था वो पूरा एक कहानी बन के आज जो हिंदुओं के पास महाभारत बोल के एक किताब है, उसमें का ये पिक्चर में एक हिस्सा लिया गया है, जो शशिरेखा परिणाम बोल के बोले अपन, तो वो एक हिस्सा है इसमें। तो ये जहन में रखिए आप लोग कि ये लेसन जो है या ये पिक्चर जो है माया बाज़ार, इसमें कौरव और पांडव, मतलब कि ये पांडव चचेरे भाई है, कौरव तायरे भाई है, ठीक है। कौरव 100 है, पांडव 5 है। तो इन की बहुत बड़ी कहानी है। अगर वो पूरा महाभारत आप लोगों को सुनाते बैठूँ तो मैं तकरीबन 5-6 घंटे लग जाएंगे। खैर अपने को ज़रूरत नहीं है उन सब की, मगर मैं एक बात बता रही हूँ कि महाभारत में क्या है बोलते हो, ये 2 चचेरे तायरे भाइयों की कहानी है इसमें कि किस तरह ये लोग अपने सल्तनत के खातिर लड़ते रहे, मरते रहे, आखिर में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। इसमें कृष्ण भी शामिल है, इसमें सुभद्रा भी शामिल है, इसमें बलराम भी शामिल है। हालांकि ये ना तो कौरव में से है ना पांडव में से है, ठीक है। बहुत सारे बाहर के भी कैरेक्टर्स ये महाभारत में शामिल हैं, इन कौरव और पांडव के अलावा भी। कौरव के 100 भाई और पांडव के 5 भाई, ये 5 सगे भाई हैं, और कौरव भी पूरे 100 सगे भाई है। दोनों एक दूसरे के चचेरे तायरे हैं। कौरवास तायरे भाई है और पांडवास चचेरे भाई हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखिए कि ये कहानी जो है इनकी कहानी पे डिपेंड है, मतलब कि उन लोगों की कहानी है। और इसमें थोड़ा बहुत यादवास क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि कृष्ण के बारे में भी आप लोग सुने होंगे कि मक्खन चुरा के खाया करते थे, क्योंकि कृष्ण की भी जहाँ पर परवरिश हुई थी वो लोग यादवास थे, इसलिए यहाँ पर यादवास को भी अंदर इसमें पिक्चर में लिया बताया गया थोड़ा। बट वन नेवर सीज द पांडवास थ्रू आउट द फिल्म। ये पिक्चर उनके बारे में रहने के बावजूद भी पूरे पिक्चर में ना पांडवास को कहीं भी नहीं बताता। वी ओनली हियर ऑफ देम, सिर्फ उनके बारे में सुना जाता है, सिर्फ उनके बारे में जिक्र होता है वहाँ पर, लेकिन दिखाया नहीं जाता पांडवास को। इफ़ एनी NRI ask you to suggest ways to teach Telugu culture, just ask him or her to introduce them to Maya Bazaar first. अगर कोई NRI है, समझो NRI मतलब कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया वाला नहीं है, हिंदू है, तेलुगु वाला है, लेकिन इंडिया में नहीं था, वो बेचारा कोई दूसरे कंट्री में पैदा हुआ, उधर ही रह रहा, उधर की ही लैंग्वेज आती है। अब उसको मालूम होना कि इंडिया का कल्चर कैसा रहता, इंडिया का तौर तरीक़ा कैसा रहता, इंडिया का हमारे तेलुगु घरानों में क्या तौर तरीक़ा है, कैसा है ये, और लैंग्वेज कैसा बोलते क्या है, ये सब मालूम करने का अगर है तो उनसे आप लोग कुछ भी मत सिखाओ। बस इतना बोलो कि आप पिक्चर ये देख लो, माया बाज़ार देख लो, आपको सब समझ में आता। लेकिन और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, माया बाज़ार देखो तो बोल रहे हैं, सही बात है, वो बेचारे को तेलुगु ही नहीं आती, तो माया बाज़ार देख के समझेंगा भी क्या, है ना, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक बात बता रही हैं कि अगर तेलुगु कल्चर आपको मालूम करना है कि तेलुगु घरानों का तौर तरीक़ा क्या है, उनका सिस्टम कैसा रहता है, वो मालूम करना अगर है तो आप ये माया बाज़ार देखो, इसमें पूरा तौर तरीक़ा बताया जा रहा है। लेकिन एक NRI की बात जहाँ जहाँ पे करें, NRI मतलब कि जाहिर सी बात है उसको तेलुगु नहीं आती होंगी, तो उन्हें कल्चर क्या पढ़ेंगे, सब ये पिक्चर देख के क्या समझ सकेंगे, इसको तो एक ट्रांसलेटर होना ज़रूरी है फिर वहाँ पर, ठीक है। Further, if they seek to know about their uncles, aunts and cousins back home, bring in their names. Look, this is your Balarama. ठीक है। अगर ये लोगों को मालूम करना है कि उनके यहाँ पे इंडिया में रहने वाले उनके आंटी कैसे हैं, उनके अंकल कैसे हैं, उनके कज़िन्स कैसे हैं, ये सब के बारे में मालूम करना है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स दिया है ना, जैसे कि बलराम का दिया है और जो भी कैरेक्टर दिए बताओ, हाँ तुम्हारे चाचा देखो ऐसे ही रहते, मतलब कि कैरेक्टर के बारे में भी बता दे सकते अच्छे से हो। एनी बेटर वे ऑफ डूइंग इट, उससे बेहतरीन तरीक़ा एक कल्चर बताने का तेलुगु के, उससे भी अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता बोला। देन ऑनवर्ड्स इट्स ऑल लहरी 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 लो, ये लहरी लहरी भी एक गाना है उसमें का, एक पिक्चर में का। उसके बाद से सिर्फ क्या है, वो एक एन्जॉयमेंट का गाना है वो, और कुछ भी नहीं है उसका मीनिंग। तो बहरहाल ये उसके बाद से क्या है बोलते, पिक्चर देख के ऐसे एंजॉय करते कि लोग जो पिक्चर देख के निकलते वो लोग ये गाना गा लेते हुए निकल जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये लेसन जब जो है द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें हम ये आर्टिकल पढ़ा था कब, 21 अप्रैल 2006 में लिखा गया था ये आर्टिकल। तो इससे ये लेसन आज बी रीडिंग अपना ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसके पूरे मीनिंग्स, जो भी हार्ड वर्ड्स थे, मैं इसके मीनिंग्स दूंगी। आप लोगों को भी अगर कोई हार्ड वर्ड्स इसमें समझ में आ रहे हैं कि इसका मीनिंग चाहिए, आप या तो डिक्शनरी में देख सकते हैं या तो गूगल में देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उर्दू में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में इसके मीनिंग्स दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन या कोई ग्रामर क्लास के साथ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।